हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज इंडियन इकोनॉमी का 14th लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अच्छे से पढ़ेंगे 14th लेक्चर में जो जो चीज़ें हुई और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लीजिए इस लेक्चर का ओवरव्यू। नाम क्या है चैप्टर का? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, भारत में मानव पूंजी निर्माण। चैप्टर आपको थोड़ा बहुत सुना सुना लग रहा होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या फिर मानव पूंजी, ऐसा कुछ आपने पहले देखा है। तो हमने जो है सेकंड चैप्टर किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था पीपल एज ए रिसोर्स, कि जो लोग हैं वो रिसोर्स की तरह कैसे हैं। रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको अभी कि कौन कौन से लेक्चर अब तक हो चुके हैं। उससे पहले एक बार ओवरव्यू देख लीजिए किस चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या है उसके बारे में पूरी थ्योरी दी गई है यहाँ पर। मानव पूंजी के बारे में पूरे अच्छी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है हेडिंग है वो है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मानव पूंजी और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, ये दूसरी डेफिनेशन है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको प्री और मेंस दोनों में बहुत काम आने वाली हैं। तीसरा यहाँ पर जो है तीसरी हेडिंग है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव पूंजी और मानव विकास। तो ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छे से देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। और उसके बाद दो जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। आपको पता है लेवल 1 के अंदर जो है बेसिक टू मॉडरेट करवाया जाता है, कि जो इजी है इजी से मॉडरेट तक जाते हैं हम लोग लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 में एडवांस क्वेश्चंस होते हैं और लेवल 3 के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि जो पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, या फिर जो एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन पूछने के मामले में। तो ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे। उससे पहले आज तक ये हमारा 14th चैप्टर है, तो हमने अब तक 13 चैप्टर कर लिए हैं। तो वो 13 चैप्टर कौन कौन से हैं एक बार थोड़ी सी उस पर नज़र घुमा लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं कि आपने अब तक क्या पढ़ा है। क्योंकि अगर पीछे पढ़ा हुआ याद रहेगा तो अगले वाली चीज़ें समझने में आसानी रहेगी, और अगर पिछली वाली चीज़ें भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए फर्स्ट चैप्टर जो देखा था कौन सा था? पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा, और आपकी जो इंडियन इकोनॉमी की स्टार्टिंग है यहीं से हुई थी, कि भाई जो भारत जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो अपने गांव को सुधार ले तो भारत में डेवलपमेंट तेज हो जाएगी, ग्रोथ तेज हो जाएगी और डेवलपमेंट अच्छे लेवल पे होगी। तो हमने गांव के बारे में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद पीपल एज ए रिसोर्सेज, जिसको कि पीपल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों सेम ही है, चैप्टर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आज इस सेकंड चैप्टर का जो है एडवांस वर्जन है, ये जो है इस सेकंड चैप्टर का एडवांस वर्जन है। जिसने सेकंड चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, सुना है, याद है, वो इस चैप्टर को आसानी से समझ जाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तीसरा चैप्टर कौन सा था? पॉवर्टी एज ए चैलेंज, की गरीबी भारत में किस तरह से एक चैलेंज के रूप में है, कि किस तरह से गरीबी से लोग बहुत परेशान रहते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं गरीबों को, वो सारा हमने जो तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखा था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा, कि भाई लोगों के लिए खाने का इंतजाम प्रबंध है प्रॉपर तरीके से या फिर भारत में नहीं है। तो पूरा आप लोग जो है फोर्थ चैप्टर में पढ़ के आए हैं, नहीं याद तो भाई एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट चैप्टर जो देखा था वो देखा था डेवलपमेंट, जो कि क्या बोलते हैं इसको, विकास, कि भाई विकास है क्या चीज, और एक ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पांचवें चैप्टर में पढ़ी थी। तो इतना तो सबको याद होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ रिविजन्स जो है कर रहे हैं। जो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा रिविजन्स करेगा वो एग्जाम में जाके उतना ही कम परेशान होगा और उतने ही उसके जो है सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिक्स्थ जो चैप्टर हम लोगों ने किया था वो क्या था? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तीन सेक्टर जो मेनली आपने देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रेजरी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था मनेटरी, सॉरी, मनी एंड क्रेडिट, कि भाई धन कहाँ से आता है, उधार लेके, ब्याज पे लेके, किस तरह से और कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें हमने मनी एंड क्रेडिट में पढ़ी थी। आफ्टर दैट आप लोगों ने देखा था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट है, जरूरी है या नहीं है, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कवर कर ली हैं। और आपको याद भी होगा, आपको अच्छे से रिवाइज भी आप लोगों ने कर ली होंगी। नाइन्थ चैप्टर जो आप लोगों ने किया था वो क्या था? कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार, सिंपल चैप्टर था।
उसके बाद देखा इंडियन इकोनॉमी 1947 से पहले, भारत के आज़ाद होने से पहले जब ब्रिटिश राज कर रहे थे भारत पे, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी आप लोगों ने अच्छे से देखा है। और काफ़ी स्टूडेंट्स का इसमें जो है बहुत अच्छे रिव्यूज़ रहे, क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई जो पहले उनको नहीं समझ आई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है पहले सेल्फ स्टडी करके बाद में कोर्सेज में एनरोल हुए हैं, तो वो कहते हैं कि सर हमने सेल्फ स्टडी करते हुए हमें 2 साल हो गए हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने बताई हैं ये हम भी समझने में असमर्थ थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी कोर्सेज में अभी तक एनरोल हो चुके हैं जो कि किसी एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके आए हुए हैं, कि भाई वो कोचिंग लेकर बैठे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आई चीज़ें। और अब जिस मेथड से मैं समझा रहा हूँ कि भाई बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे पहले मैं आपको ए बी सी डी जेड तक सिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को जो है खुद समझ जाएंगे कि एफ फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, या फिर बी फॉर बैट होता है। तो पहले ए टू जेड करवाना मेरा मकसद है। अच्छे से करवाऊंगा। ये जो 5 से 7 मिनट मैं लगा रहा हूँ, मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है कि भाई जिसने रिवीजन करनी होगी वो खुद कर लेगा, जिसने नहीं करनी होगी। ये मेरी सिरदर्दी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से लेक्चर शुरू करने से पहले 5 या 7 मिनट अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है आपको रिवीजन करवाना। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मेरी ही जिम्मेवारी है कि आप उसको याद भी रखें। तो मैं अपनी ज़िम्मेवारी समझ के चल रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आया है, अगर वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उसका ट्रस्ट जो है 100% उसके जो है रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ये अपनी ज़िम्मेवारी मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। कंज्यूमर राइट्स तक आपने देख लिया। इंडियन इकोनॉमी 1947 से पहले कैसी थी वो आप लोगों ने देख ली। उसके बाद 11th चैप्टर में क्या पढ़ा आप लोगों ने, 1950 से लेकर 1990 तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, किस तरह से आज़ाद अंग्रेज छोड़ के चले गए भारत को, तो भारत किस तरह से सरवाइव किया, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी हमने इस चैप्टर में 11th चैप्टर में अच्छे से कवर कर ली हैं। और आपको मोस्टली चीज़ें याद भी हो चुकी होंगी। जब मैं ये सब बोल रहा हूँ तो आपको 1 या 2 मिनट में पीछे का सारा याद आ जाना चाहिए। कोशिश करो याद रहे। जो स्टूडेंट ये नाम बोलते ही सारा याद कर पा रहा है, या फिर उसके माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट हो रही है कि उस टाइम पे कैसा सिनेरियो रहा होगा, तो वो सक्सेस के बहुत नज़दीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। कब आई थी ये, 2000 सॉरी 1991 के अंदर, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद 13th चैप्टर क्या था, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी स्कीम्स थी वो सारी पढ़ी। गरीबी क्या है, गरीबी से देश को क्या नुकसान होता है, अगर लोग गरीब होते हैं तो देश की डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें आपने अच्छे से देख ली हैं और आप सारी चीजें समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 to 4 9th क्लास की एनसीईआरटीज हैं, आप नोट करेंगे। 5 to 9 ये 10th क्लास की एनसीईआरटीज हैं, और 10 से आगे फर्दर जो चल रहे हैं ये +1 की एनसीईआरटीज। तो आप अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर साथ साथ कोई अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, जिसने ये पीडीएफ अवेल नहीं की है, पीडीएफ परचेज नहीं की है, या फिर इसकी हार्ड कॉपीज नहीं मंगवाई हैं, तो वो अपनी एनसीईआरटीज को फॉलो कर सकता है। तो आज तक हमने 13 चैप्टर कवर कर लिए। आज हमारा है 14th चैप्टर, जो कि क्या है, भारत में मानव पूंजी निर्माण। अब मानव पूंजी से क्या समझते हैं आप, भारत के लोग हैं, रहने वाले हैं, भारत के सिटीजन हैं, मैं भी भारत का सिटीजन हूँ। आपको आपके पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया है, किस लिए, कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब ले सकें। जब आप एक जॉब लेंगे तो जॉब के थ्रू क्या हो जाएगा, उस जॉब के थ्रू आप लोग कुछ ना कुछ इनकम करेंगे, और वो इनकम कहीं ना कहीं देश को बढ़ोतरी देगी, देश को आगे लेके जाएगी। देश की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आपकी इस इनकम का इफेक्ट देखने को पड़ेगा। कैसे देखने को मिलेगा, आप जॉब लगे, जॉब लगने के बाद आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आप उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा खाना प्रोवाइड कराएंगे। तो आपने एक जगह से सैलरी लेके आगे 3 जगह पे क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट की है। तो कहीं ना कहीं आपने मानव संसाधन में यहाँ पर क्या इन्वेस्ट किया था, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया था। आपके पेरेंट्स ने भी आपके ऊपर इन्वेस्ट किया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया था। तो ये चीजें जब इन्वेस्ट की जाती हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट होती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आगे डेवलपमेंट में बढ़ोतरी करती है। तो किस तरह से फैक्टर सारे जुड़ते चले जाएंगे, वो इस चैप्टर में हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को बड़े गौर से देखेंगे। तो आप बस ध्यान से चैप्टर को देखते रहना और चीजें सुनते रहना। उसके बाद आप लोगों ये पीडीएफ है, इसको जरूर पढ़ लेना। एक बार पीडीएफ पढ़ लोगे सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं हेडिंग से, ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। होती क्या है मानव पूंजी, अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल क्या होती है, तो भाई पैसा होता है। व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल मनी को कहा जाता है।
और अगर पूंजी शब्द देखा जाए कि पूंजी क्या होती है, तो भाई किसी की कमाई, जो जिंदगी भर की कमाई, उसको क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं हिंदी के अंदर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो, तो आपने भी स्कूल में हिंदी पढ़ी होगी। तो पूंजी से आप लोग समझते हैं कि पूंजी क्या होता है? जिंदगी भर की कमाई। तो जो ह्यूमन कैपिटल है, वो देश की कमाई होती है। किस तरह से वो देश को आगे लेके जा सकती है, वो यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, और जो एग्जाम्पल से भी मैं चीजें आपको समझाऊंगा। The development of human resource means an increase in the quality of human being, which helps in the process of growth and development of the economy. तो भाई डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है? कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, मानव संसाधनों के विकास से क्या अर्थ है? भाई ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, हेल्थ उसकी अच्छी हो, उसके पास एजुकेशन हो, और वो सोचने समझने की कैपेसिटी उसकी अच्छी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी को इंक्रीज करना। इसी चीज को बोलते हैं क्वालिटी इंक्रीज करना। जब ह्यूमन की क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो वो क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट माना जाएगा, और उसी को आगे जो है फर्दर क्या होगा? उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ेगी, किसमें? इकोनॉमी में। किस तरह से? A country can turn physical resources like land into physical capital like factories. Similarly, it can also turn human resources like nurse, farmer, teacher, student into human capital like engineers and doctors. अब इसमें जो दिया गया है कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आपके पास छोटा सा टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है। आप इस टुकड़े पे क्या कर सकते हो? ये आपकी कैपिटल है, ये लैंड कैपिटल आपकी। तो आप इस टुकड़े पे स्कूल खोल सकते हो, प्राइवेट स्कूल ओपन कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। इस टुकड़े पे, जो जमीन का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है, इस पे इंडस्ट्री लगा सकते हो। तो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। उसी तरह से जो ह्यूमन है, एक ह्यूमन बीइंग है, अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो अब एक स्टूडेंट है, जो अभी एक बेबी बॉर्न हुआ है, एक बेबी ए है, एक बेबी बी है। ये किसी छोटे परिवार में बॉर्न हुआ है, ये किसी गरीब परिवार में बॉर्न हुआ है, और ये अच्छे परिवार में बॉर्न हुआ है। तो भाई इसकी हेल्थ पे अच्छा ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद इसके खाने पीने पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाएगा, इसकी एजुकेशन पे अच्छा खर्च किया जाएगा। भाई इसकी हेल्थ पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा, खाने पीने के लिए शायद कुछ मिले या ना मिले, शायद वो भूख से क्या पता ये 10 साल से ज्यादा जी पाए या ना जी पाए। पहली बात तो 1 साल से ऊपर निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, वो भी कोई इसका पता नहीं, क्योंकि ये एक पुअर फैमिली में जो है, पुअर परिवार में इसका जन्म हुआ था। तो ये शायद 10 साल से ऊपर जी भी ना पाए, अगर जी गया तो बिना एजुकेशन के ये कहाँ तक जा पाएगा? तो ये मतलब दिहाड़ी मजदूरी तक रह जाएगा। और ये जो है अच्छी फैमिली में इसका जन्म हुआ है, तो भाई ये पढ़ लिख के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, और आगे कोई भी अपना ऑक्यूपेशन ये चूज कर सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे आप धरती खरीदते हो, पैसे से आप जमीन खरीदते हो, भूमि खरीदते हो, उसी तरह से पैसे से आप ह्यूमन को भी जो है इन्वेस्ट करके, पैसा ह्यूमन बीइंग में पैसा इन्वेस्ट करके उसको भी बढ़ा सकते हो, उसकी भी डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हो। और यही हमारे चैप्टर के अंदर सारी बातें इसके अंदर कवर की गई हैं। देखिए नेक्स्ट, फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स all those inputs which are required for further production like plant and machinery, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। तो भाई फिजिकल जो है कैपिटल के अंदर ये बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग्स होनी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। भाई अगर आने वाले टाइम में अच्छी जनरेशन चाहिए, तो भाई अगर पहली जनरेशन अच्छी एजुकेटेड है, तो ही आने वाले टाइम में अच्छी मतलब एजुकेटेड जनरेशन मिलेगी। जैसे समझिए, अब मुझे इंडियन इकोनॉमी अच्छे से आती, तभी मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। अगर मुझे ही इंडियन इकोनॉमी अच्छे से नहीं आती, किसी ने मुझे ही नहीं पढ़ाई, तो फिर मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा? या फिर अगर मैंने ही खुद पे ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं पहले इस लायक बना कि मैं खुद अच्छे से इंडियन इकोनॉमी को पढ़ सकूं, समझ सकूं, मैंने इस इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना, फिर मुझे समझ आया कि ठीक है, बजट में चीजें कैसे काम करती हैं, सरकार की पॉलिसीज कैसे काम करती हैं। तो मैं इस लायक बना पहले, अब मैं इस लायक हो चुका हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो अगर किसी ने पहले ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, तभी वो जो ह्यूमन कैपिटल है, ये आगे इन्वेस्ट कर पाएगी। ह्यूमन कैपिटल में अगर किसी ने पहले इन्वेस्ट किया है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। अगर किसी का मतलब कि फादर साहब जो है, फादर किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में है कि उससे अच्छी एजुकेशन, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, ये गरीब रह गए, तो मतलब चांसेस हैं कि इसका बेटा भी आगे गरीब रह जाएगा, अगर सरकार इनकी हेल्प ना करे तो। आपको पता है सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गरीबी को दूर करने के लिए
जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, वो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा तो अच्छे ह्यूमंस और प्रोड्यूस होंगे आगे, क्योंकि कुछ सीख के ही दूसरे को आगे सिखा सकता है। यही यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ह्यूमन कैपिटल refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge embedded in the people। तो भाई ह्यूमन कैपिटल से क्या मतलब है? लोगों के पास स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। भाई लोग अपने जिस भी फील्ड में काम करें, अब डॉक्टर है, आपको पता है डॉक्टर को हार्ट का डॉक्टर होता है, कोई स्किन का डॉक्टर होता है, कोई लंग्स का डॉक्टर होता है, कोई किडनीज का डॉक्टर होता है, तो वही अपनी एक्सपर्टाइज है उनकी। एजुकेशन में कोई इकोनॉमी पढ़ा रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो एजुकेशन में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। नॉलेज इम्बॉडेड इन द पीपल, तो भी लोगों में जो है अलग अलग प्रकार की नॉलेज होती है। अब ये तो नहीं है कि जो डॉक्टर है वो आगे आपको जो है, हाँ डॉक्टर बायोलॉजी तो पढ़ा सकता है, डॉक्टर आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएगा। तो भी अलग अलग प्रकार की नॉलेज सबके पास है। तो इन सब चीजों को जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है वही आपको आगे एक्सपर्ट बना सकता है, उसकी गाइडेंस में ही आप लोग एक्सपर्ट बन पाओगे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भाई सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अगर एजुकेशन मिल जाएगी तो ह्यूमन कैपिटल जो है बहुत अच्छे से जो है डेवलप होगा, मानव पूंजी का बहुत अच्छे से निर्माण होगा। एजुकेशन बहुत जरूरी है और एक जो है मेन फैक्टर है इसका। उसके बाद दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग। भाई अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। अब आप एक बात सुनिए मेरी, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक स्टूडेंट, उसने एजुकेशन पे बहुत अच्छा ध्यान दिया, वो हमेशा 90% या इससे अबव ही लेकर आता था, लेकिन उसने जो है फिजिकल एजुकेशन पे, अपनी जो है फिजिक्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, अपनी बॉडी पे उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपनी हेल्थ पे उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग कर ली या कोई भी एक्स वाई जेड इसने प्रोफेशन अपना लिया, 22 ईयर की मतलब एज में ये जॉब लग गया। 22 साल तक इसके पेरेंट्स ने इसको इन्वेस्टमेंट की, इस पे इन्वेस्टमेंट, पेरेंट्स ने पैसा लगाया, लेकिन जो रिसोर्सेज थे वो तो सोसाइटी के थे। अब इसके पेरेंट्स परचेज करके चीजें दे रहे थे, लेकिन रिसोर्सेज तो सोसाइटी के थे। 22 ईयर की एज में इसको जॉब मिल गई, 30 ईयर की एज में इसकी डेथ होगी, क्योंकि इसने अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये ध्यान दे ही नहीं पाया, या इसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो इसने जो 22 साल तक रिसोर्सेज को यूज किया जिस सोसाइटी के, उसको सिर्फ 8 साल ही इसने रिटर्न दिया। अगर ये 60 या 70 एज तक जाकर इसकी डेथ होती, तो ये जो ज्यादा सोसाइटी की सेवा कर सकता था, ज्यादा इनकम अपनी फैमिली के लिए जनरेट कर सकता था। और अगर एक इंडिविजुअल जो है कमाएगा, अगर एक इंडिविजुअल अमीर होगा, तो पूरी सोसाइटी जो है ग्रो करेगी, पूरी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन इसकी हेल्थ, तो पुअर हेल्थ की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और उसके बाद जो हेल्थ, ये दोनों चीजें काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, उसके बाद भाई ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए, इससे जो है स्किल बढ़ जाती है। माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन आर द अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे कि अगर गांव में कोई स्किल्ड पर्सन है जो किसी भी चीज में एक्सपर्ट है, उसकी अगर जरूरत शहर में है, सिटी में उसकी जरूरत है, तो भाई उसको माइग्रेट करके वहां पे लेके आओ। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये क्या है? कुछ सोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। जैसे आप लोग अपनी जो है गुड्स या सर्विसेज पर यूज करते हो पैसा, वैसे ही एजुकेशन पे जो स्पेंड किया गया मनी है वो वापस आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपके पेरेंट्स आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? कि भाई अब उनके पास पैसा है, वो कमा रहे हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और जब आपके पेरेंट्स ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे, तब आप उनका सहारा बन सको, इसलिए पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश भी आपके ऊपर इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग आगे बढ़कर जो है देश को आगे लेकर जाओ, तो इसलिए जो है कंट्री भी इन्वेस्ट करती है अपने लोगों में। लाइकवाइज इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। जैसे भाई आप लोग जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो ताकि फ्यूचर इनकम बढ़ सके। Like education, health is also considered an important input for the development of nation as much as it is important for the development of an individual। मैंने जैसे आपको बताया पिछले एग्जांपल से कि भाई वो 22 साल की एज में जॉब लग गया, 8 साल ही जी पाया। अगर वो 30 या 40 साल देश की सेवा कर सकता था,
तो जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है नेशन ने, वो उसको रिटर्न करने में कुछ हद तक जो है उसके काबिल हो जाता, या कुछ हद तक रिटर्न करके जाता। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन, जिसको कि मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, सोशल मेडिसिन, जो कि स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड प्रोविजंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स। तो भाई हेल्थ के अंदर आप लोग जो है इन सब चीज़ों पे अगर खर्च करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं, आप लोग इसमें जो है पढ़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे, health expenditure directly increase the supply of a healthy labor force and is thus a source of human capital formation। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गरीब इंसान जो है गरीब क्यों है। भाई अगर कोई बीमार व्यक्ति है, किसी का अगर हेल्थ डाउन है, तो उसको काम नहीं मिलेगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों भाई, अगर जॉब पे किसी को कुछ हो गया तो कोई लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, कोई किसी के हेडेक रखना नहीं चाहता, बीमार आदमी को जॉब भी नहीं मिलती, बीमार आदमी काम भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा। भाई वो काम में आनाकानी करेगा, काम में थोड़ा बहुत वो रेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो जिस चीज के भाई पेमेंट उसको मिल रही है वो काम वो प्रॉपर कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बीमार आदमी को जॉब भी नहीं मिलती और बीमार आदमी काम कर भी नहीं सकता। अगर शारीरिक बल का काम है, अगर कोई जोर का काम है, जैसे कि कोई वेट उठाना, या फिर आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो अपने सिर पे रेत ढोते हैं या फिर जो ईंटें उठाते हैं, तो वो जोर का काम है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it। भाई ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए, इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर इस पे अगर करेंगे तो एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, तो भाई कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ेगा। पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। तो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल से कि भाई गांव में अगर कोई लड़का अच्छा काम कर रहा है तो उसको शहर में जॉब जल्दी मिल जाती है, अगर वो काबिल है, अगर वो स्किल्ड है तो। The enhanced earnings in the new place outweigh the cost of migration. Hence, expenditure on migration is also source of the human capital formation। तो भाई जो एक्सपेंडिचर माइग्रेशन पे किया गया, जो खर्च इंफॉर्मेशन पे किया गया, उसको क्या काउंट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ही खर्च, उसको एक्सपेंडिचर काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पर, people want to know the level of salaries associated with various types of jobs, whether the educational institutions provide the right type of employable skill and at what cost। This information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as efficient utilization of the acquired human capital stock। People become resources by using their skill, knowledge, productivity, and abilities। When human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। समझाता हूँ मैं सारी चीजें, एक मिनट रुकिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई अब आप एक चीज नोट कीजिए, इसमें जो लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट है, उसने अभी तक 10th क्लास, अभी उसने 10th क्लास पास कर ली है। अब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई हायर सैलरी किस फील्ड में मिल सकती है उसको आगे फर्दर फ्यूचर में क्या करना है। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो किस काम की, वो 10th किया हुआ, लेकिन अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई इंजीनियरिंग करोगे तो अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब जो है, इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या फिर प्राइवेट फील्ड में जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिकल करने के बाद आप लोग अपना हॉस्पिटल बना सकते हो, मेडिकल के अंदर मेडिकल ऑफिसर लग सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स आप लोग कर सकते हो। तो उसके पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो वो डिसाइड कर पाएगा कि भाई मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। और अगर पहली बात इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन से क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। बिना इंफॉर्मेशन के इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। स्टूडेंट कहता ना कि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो भाई उसके दिमाग में इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, उस चीज़ के बारे में रुचि पैदा हो जाती है, उस सब्जेक्ट के बारे में।
तो यही यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको राइट चीज़ों का पता होगा तो फिर आप मतलब कि राइट डिसीजन ले पाएंगे और उसी तरह का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। फिर इंस्टीट्यूट आपको उस तरह की क्या करेगा, स्किल्स प्रोवाइड कराएगा, और किस कॉस्ट पे प्रोवाइड कराएगा वो आपको पहले ही पता चल जाता है इन्फॉर्मेशन के टाइम पे। फिर आप उस तरह की एजुकेशन लेकर जो है अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। और ये पीपल बिकम रिसोर्सेज, कैसे पीपल एक रिसोर्स बन जाते हैं, संसाधन, उनके स्किल के बिहाफ पे, नॉलेज के बिहाफ पे, प्रोडक्टिविटी, वो कितना काम कर पाते हैं, कितने प्रोडक्टिव हैं, और उनकी कौन कौन सी एबिलिटीज है। भाई कोई फुटबॉलर बन सकता है, कोई क्रिकेटर बन सकता है, ये उनकी एबिलिटीज है। कोई यहाँ पर टीचर बन सकता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो ये उनकी एबिलिटीज के हिसाब से है। और इसके बाद जो है, जो चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये आगे लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर इन अकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको भी क्या काउंट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काउंट करते हैं। अब समझ में आया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण क्या है। इसको एक शॉर्ट पैरा में मैं 2 या 4 लाइनों में अगर खत्म करना चाहूँ कि मानव पूंजी निर्माण है क्या चीज, तो भाई एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने में जो चीजें प्रयोग में होती हैं उसको क्या बोलते हैं, मानव पूंजी निर्माण। बस इतना समझ लीजिए। जो चीजें आपको एक जानवर से डिफरेंट करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, वो एक अच्छा मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक है, उसको ही बोलते हैं मानव पूंजी निर्माण। जो डिफरेंस जानवर और एक इंसान में है, वही जो है फर्क, वही डिफरेंस होता है मानव पूंजी निर्माण में। इतनी चीजें समझ आई। जानवर से हम लोग किस तरह से लगे, हमारे पास एजुकेशन है, हमें कपड़े पहनने की सेंस है, हम चीजों को समझ सकते हैं, हम चीजें सीख सकते हैं, तो ये सारी चीजें मानव पूंजी निर्माण का ही एक हिस्सा है। समझ आया, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट जो है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई जिस देश के लोग पढ़े लिखे होंगे, जिस कंट्री के लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा स्किल्ड हैं, तो उस देश की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। समझते हैं आप लोग? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लीजिए, फिर पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है वो समझ लेंगे। ये कंट्री है यूएसए, एक एग्जांपल है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स होते हैं, इनका जो है रियल लाइफ में नहीं होता, इनका मतलब लेना देना नहीं होता, बस आपको एग्जांपल समझना होता है और वहां पर चीजें समझ के भूल जाना होता है। ये है इंडिया। यूएस में 10 लोग हैं, इनमें से 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, और 2 इसमें से जो हैं फ्री हैं, कोई काम नहीं करते। 2 लोग जो हैं आप ये मान लीजिए कि पुलिस में हैं, पुलिस सर्विसेज करते हैं, और कोई 2 लोग क्या हैं कि पॉलिटिशियंस हैं। अब भाई पॉलिटिशियंस हैं तो थोड़ा इनको नॉलेज होगी, ये डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम इन सबको जो है पॉलिटिशियंस और फ्री को एक ही रखते हैं, हम इनको कुछ नहीं रखेंगे। बाकी 6 काम कर रहे हैं, 4 इसमें फ्री हैं। तो 10 लोग कंट्री के, एक कंट्री में 10 लोग हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं, ये 4 फ्री हैं। अब भारत में क्या है, 10 लोग भारत में हैं। क्योंकि पॉलिटिशियंस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है एक टैक्स पे, इनको जो है, जो एक टैक्स पे ही है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसकी सैलरी से ही इनको सैलरी मिलती है। ये एक्चुअल में और कुछ जो है काम नहीं करते, ये पूंजी निर्माण का कार्य नहीं करते हैं। 4 लोग इसमें जो पॉलिटिशियन है, आपको पता ही है भारत में लोग पॉलिटिशियन ज्यादा बनना चाहते हैं, 4 फ्री हैं। 4 पॉलिटिशियन है, 4 फ्री हैं, मतलब ये 4 8 तो किसी काम के नहीं है। अब 2 लोग हैं, एक इसमें से डॉक्टर है और एक ही यहाँ पर इंजीनियर है। अब भाई एक इंजीनियर है, कोई भी गड़बड़ अगर इन 9 के पास कोई भी गड़बड़ होगी तो ये एक ही आदमी अवेलेबल रहेगा, तो मतलब इसके पास टाइम की भी शॉर्टेज रहेगी, ये काम भी उतना नहीं कर पाएगा और उतनी एफिशिएंटली ये काम भी नहीं कर पाएगा। दूसरा डॉक्टर, अगर ये 9 लोगों की हेल्थ खराब होगी तो एक ही डॉक्टर के पास आएंगे, शायद 2 का एक्सीडेंट एक टाइम पे हो जाए तो वे डॉक्टर एक का ऑपरेशन करे, दूसरे की मौत भी हो सकती है। तो जहां पर जितने लोग, जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी अपनी ही कैपिटल फॉर्मेशन में, भाई इन्होंने इनको पढ़ाया, इनको पढ़ाया, इनको पढ़ाया, तो यहाँ पर सर्विसेज भी दी जा रही हैं। भारत में सर्विसेज नाम मात्र है। तो आप समझ गए, जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन में होगी, ग्रोथ उतनी ही बेहतर रहती है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ 2 डॉक्टर्स हैं तो ज्यादा सर्विसेज मिलेंगी, यहाँ डॉक्टर एक है सर्विसेज कम मिलेंगी, यहाँ इंजीनियर एक है सर्विसेज कम मिलेंगी, यहाँ इंजीनियर 2 हैं सर्विसेज बेहतर मिलेंगी एज कम्पेयर टू दिस कंट्री। ये समझ आ गया। पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने डिसीजंस लेंगे,
पर ये पॉलिटिशियंस हैं एक दूसरे की टांग खींचेंगे। ठीक है, ये फ्री हैं, चार लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है बोझ है किस पे, अपनी कंट्री की जो है इकोनॉमी पे ये बोझ है। और ये दो है, ये बोझ कम है कंट्री पे, अब ये बोझ ज्यादा है। तो समझ रहे हैं आप लोग, सारा एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। तो ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्ट किया जाएगा उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। सिंपल सी चीजें हैं। देख लीजिए पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन द रियल नेट real national income of a country. Naturally, the contribution of the educated person to the economic growth is more than that of an illiterate person. भाई एक कम पढ़ा लिखा जो इंसान है वो पढ़े लिखे इंसान से कम ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में, कम पढ़ा लिखा इंसान कम कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान की सैलरी ज़्यादा होगी और कम पढ़े लिखे इंसान की सैलरी ही कम होगी। इफ़ ए हेल्दी पर्सन कुड प्रोवाइड एन uninterrupted labor supply for a longer period of time, then health is also an important factor for the economic growth. अब ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ये सेम ही पॉइंट उसको रिपीट किया गया है। बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ अलॉन्ग विद मैनी अदर फैक्टर, जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन, तो ये सारी चीजें ऊपर सेम लिखी हुई हैं। मतलब कि जिस तरह से कैपिटल फॉर्मे ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। आप एक बार इस चीज को पढ़ लेना। और भारत के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स चलाए गए थे उसके अंदर ये जो है कोशिश की गई थी कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ोतरी दी जाए। तो पिछले चैप्टर्स में भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, तो आप इसको एक बार अपने आप पढ़ लीजिएगा। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए लाई गई है ताकि ह्यूमन कैपिटल की अच्छी फॉर्मेशन हो सके भारत के अंदर। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो आप एक बार इसको जो है पढ़ लीजिए। सिंपल सी चीज़ें हैं। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव पूंजी और मानव विकास। अब ये जो है थोड़ा मतलब ऊपर नीचे लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन ग्रोथ। मैंने आपको बताया था उस दिन कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। तभी मैं आपको जो है रिवीजन करवाता हूँ। डेवलपमेंट चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ों के बारे में बताया था कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। कि भाई ग्रोथ पहले क्या है, 100 रुपया कमा रहे थे अब 200 रुपया कमाने लग गए, उसको बोलते हैं ग्रोथ। कि भाई सैलरी में एक क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो गई, एक नंबर्स वेरी कर गए, पहले 100 कमा रहे थे अब 1000 कमाने लग गए हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। लेकिन भाई पहले 100 कमा रहे थे अब यहाँ पर मतलब 500 कमा रहे हैं, 500 इनकम है, लेकिन अच्छी सोसाइटी में रहने लगे। पहले गरीब सोसाइटी में रहते थे, अब अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। पहले यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल पुअर थी, अब जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज जो है बहुत अच्छी हैं, गुड हेल्थ फैसिलिटीज हैं। और यहाँ पर स्कूल अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये ग्रोथ के अंदर आता है। और डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ते हैं, जब भाई एक लंबे समय तक के लिए ग्रोथ बढ़ती जाए। मतलब सैलरी पहले 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, भाई सैलरी लगातार बढ़ रही थी, लगातार सैलरी बढ़ती गई, तो इन्होंने अपना स्टेटस चेंज कर लिया, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गई। ये चीज इंडिविजुअल के लिए भी है, मतलब एक आम व्यक्ति के लिए, एक अकेले व्यक्ति के लिए भी ये है चीज एप्लीकेबल है। ये चीज एक कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है, एक देश के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। कि भाई ग्रोथ करते गई, जैसे कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो जाए, टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो जाए। अगर तीनों चीज़ों में ग्रोथ हो जाएगी तो कंट्री कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगी। और अगर कंट्री ग्रो करती गई, 5 या 10 साल लगातार कोई कंट्री ग्रो कर जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर लेगी अपने लिए, वो डेवलपमेंट में चेंज कर लेगी, उस ग्रोथ को डेवलपमेंट में चेंज कर सकती है। ये समझ गए। तो पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई, उससे क्या हुआ, ह्यूमन की ग्रोथ हुई। ह्यूमन की ग्रोथ होती गई, पहले मतलब किसी का फादर पढ़ा, पहले किसी के दादाजी पढ़े हुए थे, उसके बाद उसके फादर पढ़े, फादर से फिर बेटा पढ़ा, उस बेटे से फिर उसका बेटा पढ़ गया, उसके बेटे से फिर आगे उसकी जो है डॉटर ने स्टडी की। तो भाई ये जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है आगे चलती जा रही है, लगातार चलती जा रही है। तो पहले कैपिटल फॉर्मेशन, फिर ग्रोथ, और अब ये जो ग्रोथ है डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी।
क्योंकि धीरे-धीरे उनका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। पढ़े लिखे परिवार में फिर पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे परिवारों को आगे फिर पढ़े लिखे परिवारों से संबंध बनते हैं, तो वो कहीं न कहीं डेवलपमेंट में कन्वर्जन हो जाती है। यही सारा इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको जो है जिस्ट तो बता दी है पैराग्राफ की, लेकिन एक बार इस वर्डिंग को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि क्या लिखा हुआ, तो वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं पैराग्राफ में। The two terms sound similar, but there is a clear distinct between them. कौन से? Human capital consider education and health as means to increase labor productivity. भाई अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उनको एक तो उनके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, तभी लेबर अच्छे से काम कर पाएगी। और एक स्किल्ड वर्कर होता है और एक होता है अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर को समझने में समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और अनस्किल्ड वर्कर जो है इतने अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना कि ये स्किल्ड वर्कर कर पाएगा। तो इसलिए एजुकेशन भी ज़रूरी है लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और हेल्थ भी ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया that education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices that they value. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अगर आपके पास पढ़ने लिखने की क्षमता है, अच्छी बात है। कोई 22 साल की एज में जॉब लग गया, अच्छी बात है। लेकिन वो 8 साल तक ही सर्विसेज कर पाया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, उसने 25 ईयर की एज में जॉब ली, लेकिन वो 60 साल तक काम करके गया है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज ए मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो सारा काम क्यों किया जा रहा है? कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इन दिस व्यू, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance the output of goods and services. अब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपसे संबंधित है, मेरे से संबंधित है। भाई कोई एक स्टूडेंट है जिसने पिछली बार पेपर दिया था और इंडियन इकोनॉमी के 30 क्वेश्चन आए थे पेपर में। 30 में से वो सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया? 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। बाकी 17 क्वेश्चन या तो गलत हो गए या अनअटेम्प्टेड रह गए। उसने क्या किया कि भाई मैं इंडियन इकोनॉमी का कोर्स ज्वाइन करता हूँ ताकि मेरी इंडियन इकोनॉमी अच्छी हो जाए। इस बार जो है पेपर में 25 क्वेश्चन आ जाएं, और वो 25 में से 22 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक कर दे, और बाकी 3 है उसको लगता है कि शायद इनमें से कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती हो सकती है, या तो वो अटेम्प्ट ना करे या फिर तुक्का मार के एक आधा और अटेम्प्ट कर दे। तो भाई अब 25 में से उसने 23 अटेम्प्ट कर दिए हैं। पहले 30 में से 13 ही ठीक कर पाया, 17 तो उसके या तो गलत थे या उसने किए ही नहीं है। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने किस में इन्वेस्ट किया? आपने इन्वेस्टमेंट भी आपने खुद पे इन्वेस्टमेंट की कि भाई कुछ आपने कोर्स परचेज किया, पैसे देके, कुछ मनी देके आपने कोर्स परचेज किया। उस कोर्स से क्या हुआ? आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ गई। जो चीज़ आप खुद टाइम लगा के आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, शायद उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं आ पाती। अगर आप लोग बुक्स पढ़ते रहते कि शायद 1 साल लग जाता, 2 साल लग जाते, तो शायद उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती थी। अब क्या है? आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझे पैसा दे रहे हैं, आप मुझे पेमेंट दे रहे हैं कि सर आप हमें इंडियन इकोनॉमी सिखाओ। तो भाई आपके लिए मैं 2-3 किताबें पढ़ के आ रहा हूँ कि भाई अलग-अलग किताबों में क्या-क्या लिखा हुआ है, किस तरह से बच्चे को कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सकें, और बच्चा सेम सेम काम स्टूडेंट करे, आगे जो एग्जामिनर को मेंस में कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझा दे। टू द पॉइंट, स्टिक आंसर। लंबे-लंबे आंसर लिखने से मार्क्स नहीं मिलते मेंस में। टू द पॉइंट लिखो, जो एग्जामिनर ने पूछा है, कम शब्दों में लिखो, या जो उसने लिमिट बताई है उस लिमिट के अंदर लिखो, और सही से लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं यही कर रहा हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल समझ आया? आगे देखिए, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, human beings are ends in themselves. Human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in higher labor productivity. India is a federal country with a union government, state governments and local governments, जो कि ये नाम लिखे हुए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द फंक्शन टू बी कैरिड आउट बाय द लेवल ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई हर एक लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, और गवर्नमेंट उसी हिसाब से जो है काम करती है। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो भाई चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और चाहे यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, तो भाई सभी को हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना है, जितना उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर्स दी गई हैं उसमें मेंशन किया गया है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट,
and this is the reason for the existence of both private and public institution in the education and health services market. अब आप एक एग्जांपल से और समझ लीजिए, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, भाई मैं पढ़ा लिखा बैठा हूँ, मुझे इंडियन इकोनॉमी अच्छे से आ रही है, मैं आपको अच्छे से करवा सकता हूँ, भाई मेरी हेल्थ वीक हो गई तो मैं लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। अब मैं लेक्चर नहीं दे पाऊंगा तो दो लोगों का नुकसान होगा। कैसे? एक तो मेरा, कि भाई मैं आपको लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा मॉनेटरी नुकसान होगा, मेरी जो मेरे पास जो एबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो उनका मैं यूज ही नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है, मैं लेक्चर दे ही नहीं पा रहा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ा कैसे पाऊंगा। दूसरा, आप लोग जो है लेक्चर का वेट कर रहे हैं कि सर लेक्चर डालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हमारा एग्जाम सर पे है, रिवीजन करनी है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप लोग वेट कर रहे हैं, तो जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी चीजें वो पहुंच नहीं पाएंगी। तो इसलिए हेल्थ कितनी जरूरी है, आप समझ रहे हो? मतलब मेरी हेल्थ कितनी जरूरी है आपके लिए भी, आपके पर्सपेक्टिव से ही। इसी तरह से आपकी हेल्थ जो है किसी दूसरे के लिए भी बहुत जरूरी हो सकती है। ये इंडिविजुअल नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए इसके सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं। Expenditure on the education and health make a sustainable, substantial long-term impact, and they cannot be easily reversed. Hence, government intervention is essential. एजुकेशन और हेल्थ पे जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और उसमें गवर्नमेंट का इन्वेंशन बहुत जरूरी है। इन इंडिया, द मिनिस्टर्स ऑफ द एजुकेशन at the union and state levels, Department of Education and various organizations like the National Council of Education Research and Training, जिसको कि NCERT बोलते हो, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। NCERT की जो रेफरेंस किताबें कौन सी आपकी? NCERT। उसके बाद NCERT कवर करने के बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग? जो है आपकी इकोनॉमी की जो बुक्स होती हैं, इकोनॉमी की रेफरेंस बुक से आपको जो है करवाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशन विच कम अंडर द एजुकेशन सेक्टर। तो भाई एजुकेशन के लिए ये तीनों संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं, NCERT, यूजीसी और AICTE, ये एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रही हैं। इसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है काम कर रहे हैं। यही यहाँ पर जो है सारी चीजें लिखी हुई हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी सिमिलर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च काम कर रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें जो है ये सब काम कर रही हैं। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं और हेल्थ के डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं। बेसिक चीजें क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? हेल्थ एंड एजुकेशन। पहले हेल्थ, बाद में एजुकेशन। क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन ले रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप जी ही नहीं सकते तो तबीयत ठीक है तभी स्कूल जा पाओगे, तभी पढ़ पाओगे, तभी विकास होगा। ये चीजें यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद देखिए, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। पहला क्या है? एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसका कुछ परसेंटेज जो है एजुकेशन पे लगना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी है किसी देश की, या भारत की जो जीडीपी है उसका कितने परसेंट जो है, कितना परसेंटेज एजुकेशन के ऊपर जो है खर्च करना चाहिए। तो इस दो तरह से जो है, दो मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को एजुकेशन पे एक्सप्रेस करती है। आगे देखिए, अब कितना कर रही है, ये सारी चीजें वही लिखा हुआ है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एग्जांपल समझिए। इन 2014-15 द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिफर कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट एज हाई एज 34651 इन हिमाचल प्रदेश टू एज लो एज 4088 इन बिहार। तो बिहार में एक बच्चे के ऊपर इतना खर्च किया जा रहा है एजुकेशन के अंदर, पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर, और हिमाचल प्रदेश में 34,651 रुपए। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, मतलब इसका अगर 4 का 9 गुना है तो यहाँ पर जाकर बनेगा। हिमाचल का बच्चा अब कितना आगे जाएगा और बिहार का बच्चा कितना पीछा रह जाएगा एजुकेशन की वजह से। दिस लीड्स टू डिफरेंस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट अक्रॉस द स्टेट्स। तो भाई इसी वजह से जो है डिफरेंस आता है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज में, और स्टेट्स के अंदर इसी वजह से डिफरेंस रहता है। द एजुकेशन कमीशन 1964-66 had recommended that at least 6% of जीडीपी का 6% जो है कम से कम एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना
करना चाहिए, ठीक है, स्पेंट ऑन एजुकेशन सो एज टू मेक ए नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन द एजुकेशन अचीवमेंट्स। इन्होंने जो रिकमेंड किया कि कम से कम जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन के लिए आपको यूज करना चाहिए ताकि एक अच्छी ग्रोथ हो सके एजुकेशनल सेक्टर के अंदर। द तपस मजूमदार कमेटी, भाई ये याद रख लेना, तपस मजूमदार कमेटी, इससे पहले भी एक कमेटी करवाई थी जो किस चीज से संबंधित थी, उस कमेटी का नाम याद रखिएगा। अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999, ये ईयर याद रख लेना और ये कमेटी का नाम याद रख लेना। एस्टिमेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स, जो कि 1998 से लेकर 2006-7 तक था, टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन। Compared to this desired level of education expenditure of around 6% of GDP, the current level of a little over 4% has been quite inadequate. In 2009, the Government of India enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education Act to make the free education as a fundamental right of all children in the age group of 16 to 14. तो भाई ये तापस कमेटी ने 1999 में कहा था कि 1.37 लाख करोड़ रुपए जो है अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करो ताकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है एजुकेशन दी जा सके, शिक्षा दी जा सके। और अब जो है 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है जो एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, तो 6 से 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने 2% का एजुकेशन सेस लगाया है। अब सेस क्या होता है? एक होता है टैक्स, टैक्स के ऊपर जो लगता है टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको सेस कहा जाता है। एक एजुकेशन सेस है, आगे जब टैक्स का चैप्टर आएगा उसमें सेस भी आपको मैं करवाऊंगा। बस इतना याद रख लीजिए कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा दिया जाता है और इस टैक्स को क्या बोलते हैं? सेस। ये सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि ये जो सेस का नाम डिसाइड कर देती है कि ये सेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, फार्मर्स की सब्सिडी के लिए, या फिर एजुकेशन भी किस, मतलब ये जो सेस है एक ऐसा कह सकते हैं कि स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफाइड होता है कि ये किस चीज के लिए ये टैक्स लिया जा रहा है और वो उसी मतलब काम के लिए, जिस काम के लिए लिया जाता है वो उसी काम के लिए लगाया जाता है। दूसरी तरफ टैक्स ऐसा नहीं है, टैक्स जो लिया जाता है वो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, वो किसी भी काम पे लगा सकती है, लेकिन जो सेस है ये गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, जिस काम के लिए इकट्ठा किया उस काम पे ही इसको लगाना पड़ेगा सरकार को, तो उसको सेस कहा जाता है। द रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन सेस हैव बीन earmarked for spending on elementary education. Educational achievement in a country are indicated in terms of adult literacy level, primary education completion rate and youth literacy rate। तो भाई इस तरह से जो है अचीवमेंट्स को इंडिकेट किया गया है। In 1950, when the Constitution of India was passed by the Constituent Assembly, it was noted in the directive principle of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 year within 10 years of the commencement of the Constitution। तो भाई जब संविधान सभा ने संविधान लागू किया था 1950 में, उस टाइम पे क्या कहा गया था कि 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान होना चाहिए संविधान के लागू होने के 10 साल के बाद, 10 वर्षों के भीतर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये जाकर जो 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई। तो आप समझते हो राइट टू एजुकेशन, आरटीई। बाकी आप लोगों को जो है अच्छे से पॉलिटी में ये सारे राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स अच्छे से करवाए गए हैं पॉलिटी में। जिन बच्चों ने पॉलिटी देख ली उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर पॉलिटी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो ये सारा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये एक ही चीज़ है, ये पूरा मतलब कि आपको 3 पैराग्राफ में चीज़ें करवाई गई हैं, लेकिन इसका जो जिस्ट है वो आप समझ गए कि है क्या चीज़, वो आप समझ गए हैं, सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ आ गया। अब आप इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो और एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना भी। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या छात्राएं हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लोगे। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस अब करते हैं। थ्योरी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि क्वेश्चंस आपको आसान लगे और आपको आपकी समझ बढ़ जाए। थ्योरी से ये होता है कि आपकी समझ बढ़ जाती है, अब आप क्वेश्चन हल करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी के मुख्य स्रोतों में से एक माना जाता है? इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ। तो अब आप ये तो समझते हैं कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है तो भाई एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी। बार बार यही लिखा हुआ है हर एक चीज में कि भाई अगर ह्यूमन के लिए ह्यूमन की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, कैपिटल डेवलपमेंट करना है, तो एजुकेशन और हेल्थ अच्छी मिलनी चाहिए बच्चों को या ह्यूमंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यय है? हेल्थ एक्सपेंडिचर कौन से हैं इसमें से? सोशल मेडिसिन, गुड सैनिटेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन। तो भाई तीनों तरह के जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर है ये। राइट आंसर क्या है? डी। ये पैराग्राफ में लिखा भी हुआ था। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार पैराग्राफ खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाद में पैराग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा और बाद में जो है रिवीजन कीजिएगा 2 या 3 दिन बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो भाई नॉट पूछा गया, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है? एक्सपेंडिचर इन अकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट। तो भाई लेबर मार्केट, श्रम बाजार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय मानव पूंजी निर्माण में काउंट नहीं होता। भाई ये तो होता है, तो ये यहाँ पर सही है। यहाँ पे पूछा नहीं है, गलत पूछा गया है। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग, भाई इसको भी ह्यूमन कैपिटल में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट किया गया है कि ऑन जॉब प्रशिक्षण के संबंध में व्यय किया गया। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल टू ए हॉलीडे डेस्टिनेशन, भाई हम लोगों ने इतना पढ़ा लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि भाई हॉलीडे डेस्टिनेशन की यात्रा पर खर्च किया हुआ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अब आपको कोई छुट्टियों पे भेज दे कि भाई जाओ घूम फिर के आओ, छुट्टियां मना के आओ, तो क्या वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन माना जाएगा? दूसरा क्या है कि एक तो आपको कोई छुट्टियों में भेज दे, दूसरा आपको क्या भेज दिया जाए कि भाई जाओ कुछ ट्रेनिंग लेकर आओ किसी चीज की। तो ट्रेनिंग पे भेजा गई चीज ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ना कि छुट्टियों पे भेजा गया। तो ये जो हमारा राइट आंसर सी है। और माइग्रेशन पर जो खर्च किया गया वो भी हमारा मानव पूंजी निर्माण का ही एक हिस्सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? तो भाई निम्नलिखित में से देश के आर्थिक विकास को कौन दर्शाता है? इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई, इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम। हालांकि आप ये भी मान सकते हो कि हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इनकम बढ़ेगी, देश की रियल इनकम बढ़ेगी, तभी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा और इंप्लॉयमेंट जनरेट होने से ही इनकम बढ़ेगी। तो आपके लिए यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री कौन शो करता है? तो इस चीजों से जो है नेशनल इनकम में जो है बढ़ोतरी क्या करती है? देश की आर्थिक विकास को दर्शाती है। रोजगारों का उच्च होना जो है कि ये एक पॉइंट नहीं है। तो ये सी जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी इनकोरेक्ट है भाई, कौन सी गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है, देख लेते हैं चारों कथन, चारों स्टेटमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये ठीक है कि मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने के साधन के रूप में मानती है। बिल्कुल ठीक है कि अगर हेल्थ और एजुकेशन में हम बढ़ोतरी करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पढ़ा लिखा इंसान और स्वस्थ इंसान जो अच्छा काम कर पाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ए ह्यूमन वेलबींग। मानव विकास इस पर विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। बिल्कुल ठीक है भाई कि दोनों चीजें चाहिए एक इंसान को बेटर डेवलपमेंट के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ। तो दोनों क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज ए मीन्स टू एन एंड। मानव पूंजी मनुष्य को अंत के साधन के रूप में मानती है, ये भी ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल।
तो भौतिक पूंजी में निवेश के माध्यम से मानव कल्याण को बढ़ाया जाना चाहिए। भाई अगर आप लोग, आपके पेरेंट्स क्या करें, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके नाम पे क्या किया उन्होंने, खेत खरीद लिया। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसके नाम पे खेत खरीद लिया, लेकिन उसको एजुकेशन नहीं दी, उसको अच्छी हेल्थ नहीं दी, तो क्या भाई ये जो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया, फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट किया गया, क्या इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट करेंगे? तो नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर है। तो समझ आया? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने सारे स्टेटमेंट इसलिए पढ़े हैं ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कई बार मैं डायरेक्ट आंसर भी बता देता हूँ, जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसका डायरेक्ट आंसर भी बता दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया? तो भाई एजुकेशन सेक्टर को कौन सा फैसिलिटेट करता है, क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा प्रदान करता है? कौन सा संस्थान भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा प्रदान करता है? तो एनसीईआरटी फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो भाई ये तीनों ही हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं एजुकेशन सेक्टर को, हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं ऊपर, ये चीजें अच्छे से ये पॉइंट में लिखा हुआ था साफ साफ। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ पीपल्स इनकम बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री? निम्नलिखित में से कौन देश में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिबद्ध लोगों की आय की राशि को व्यक्त करता है? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार नहीं है, दो ही ऑप्शंस हैं। एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी। तो राइट आंसर क्या है? एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी जो है कि एक्सप्रेस करता है कि एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन कंट्री में किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन, यहाँ पर ये बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन टेक्स ए मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा कुल शिक्षा का व्यय का एक बड़ा हिस्सा लेती है? एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन, या फिर सभी? तो भाई जो ज्यादा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा एलिमेंट्री एजुकेशन में जाता है। हायर एजुकेशन जो है सरकारें नहीं करवाती, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है सरकारें करवाती है, इसलिए ज्यादा शेयर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में जाता है सरकार का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर? तो ये 2009 में लागू किया गया था। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था या लागू किया गया था? तो यह 2009 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन ए कंट्री आर इंडिकेटेड इन द टर्म ऑफ? किसी देश में शैक्षिक शैक्षिक उपलब्धियों को किस रूप में दर्शाया जाता है? अडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट, यूथ लिटरेसी रेट। तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि ये सभी में जो है, सभी चीज़ों से जो है डिसाइड किया जाता है, दर्शाया जाता है कि देश कितना पढ़ा लिखा है, देश में किस तरह की जो है एजुकेशन अचीवमेंट्स हैं देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी ट्रू है वो आपको देखनी है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल? कि भाई इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर देख लीजिए, अपर्याप्त संसाधन मानव पूंजी की मुख्य समस्या है। सत्य कथन देखने यहाँ पर, तो पहला पॉइंट यहाँ पर ठीक है कि अगर अपर्याप्त संसाधन है तो कहीं ना कहीं ये मेन प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, रेगुलेटेड फी स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? मानव पूंजी निर्माण के लिए विनियमित शुल्क संरचना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर मानव को निर्माण करना है तो उसके लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, तो मतलब एक फी स्ट्रक्चर इसेंशियल है वहां पर। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही है, राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है, द स्टॉक ऑफ स्किल एंड नॉलेज ऑफ ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज? एक समय में एक राष्ट्र के कौशल और ज्ञान के भंडार को क्या कहा जाता है? फिर राष्ट्र के कौशल और ज्ञान, यहाँ पर देखो, स्टॉक ऑफ स्किल एंड नॉलेज, नेशनल इनकम, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल,
फिजिकल कैपिटल या अकेली कैपिटल, तो भाई क्या कहा जाएगा उसको? ह्यूमन कैपिटल। राइट आंसर जो है ह्यूमन कैपिटल कहा जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पर बड़े ध्यान से जो है पढ़िए, इस चीज को नोट कीजिए। अब आपने जो चैप्टर किया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर का नाम है भारत में पूंजी निर्माण। आप टिक कर दोगे कि सर ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि पूंजी निर्माण मानव पूंजी है। लेकिन जब आप इससे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करके बैठोगे एग्जाम में, इससे पहले पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इससे पहले कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया होगा, आपके माइंड के ऊपर इतना प्रेशर है कि भाई ये करंट अफेयर मैंने पढ़ा है तो नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने इतने करंट अफेयर पढ़े हैं फिर भी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन का प्रेशर आपको इस क्वेश्चन में देखने को फिर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आपको जो है प्रेशर से बचा लेगी। रिवीजन से क्या होता है, कई बार आपने कई चीजें इतनी मतलब बार प्रैक्टिस कर ली होती हैं, आपका ध्यान कहीं भी है, आप सही टिक करके आ जाओगे कि भाई सही टिक कर दिया। आपके माइंड में करंट अफेयर के क्वेश्चन की टेंशन चल रही है, और या आपको कोई पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं आया, या कोई पॉलिटी का क्वेश्चन मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉलिटी मैंने इतनी आसानी से पॉलिटी पढ़ी थी, इतनी पढ़ने में भी इतनी आसान लग रही थी पॉलिटी, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को आ क्यों नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाओगे। एग्जामिनर करता भी यही है, पहले 3-4 क्वेश्चन इतने टफ डाल देता है कि जो बच्चा पढ़ के गया अच्छे से रिलैक्स माइंड में, उसका पूरा माइंड जो है उसको अपसेट कर देता है। पहले 4 क्वेश्चन इतने टफ होते हैं, उसको पूरा मतलब अपसेट हो जाता है स्टूडेंट कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी और पहले 4 क्वेश्चन ही मेरे से सॉल्व नहीं हुए। तो भाई ये टेंशन में जब आप 5वां क्वेश्चन पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं या तो गलती हो सकती है या ये समझ में नहीं आएगा इनकी टेंशन की वजह से। और अगर आपने बहुत बार रिवीजन की हुई है तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है और इसका आंसर तो ये है, तो इसलिए अब आसान लग रहा है। लेकिन जब आप इसको जो है चैप्टर नहीं पढ़ के जाओगे, या चैप्टर अगर नहीं पढ़ा होगा, सामने नहीं होगा, तो फिर ये क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट। और इसमें से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपको काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। आपका जो एग्जाम सेट होता है वो किस तरह से होता है, 40 to 45 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहते हैं। इजी टू मॉडरेट 40 to 45 हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट कर लेता है। उसके बाद जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 20 से 25 क्वेश्चन जो एडवांस होते हैं। ये मतलब कि इससे थोड़े टफ रहते हैं, और फिर होते हैं बिल्कुल टफ क्वेश्चन। तो 10 से 20 क्वेश्चन जो है टफ लेवल के भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सभी को आते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आने लग गए, अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, तो आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कई बार ये 30 भी हो जाते हैं, ये 50 भी हो सकते हैं। और टफ जो है 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से 10-12 कई बार बच्चों को आते हैं, और 3-4 तो भाई किसी को भी नहीं आते होते। रियलिटी यही है। पेपर में क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को नहीं आते, जितना मर्जी चाहे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ ध्यान से। क्योंकि कई बार ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा या फिर नहीं समझा हुआ होता। कई बार ऐसी चीजें आ जाती है पेपर में। तो अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार करंट अफेयर में ऐसी चीजें हैं जो आपने पूरा करंट अफेयर पढ़ा, लेकिन जिस पॉइंट से क्वेश्चन आया वो पॉइंट ही आपने पता नहीं पढ़ा नहीं है, या आपको याद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से अब ये इजी लग रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हो। कई बार आप लोग वीडियो बंद करके चले जाते हो कि ये तो आसान है, कर लेंगे। लेकिन ये गलती कभी मत करना। अगर ये गलती करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। और काफी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से ही मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। रास्ता बताना आपके ट्यूटर का काम है, रास्ता बताना मेरा काम है। चलना ना चलना आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो यू आर टोटली फ्री टू टेक योर डिसीजंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स। निम्नलिखित में से किस योजना ने मानव पूंजी के महत्व को पहचाना। तो यहाँ पर 4 योजनाएं दे रखी हैं, तो किस योजना ने पहचाना था। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। और इसकी जो है एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ के जाना सभी क्वेश्चंस की, उससे काफी चीजें और क्लियर हो जाती हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई एजुकेशन के अलावा और कौन सा टूल है, शिक्षा के अलावा निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी निर्माण का साधन है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, फिजिकल रिफॉर्म ये भी नहीं, ऑन जॉब ट्रेनिंग ये हो सकता है, बैंकिंग रिफॉर्म नहीं। तो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, इससे क्या है, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जाती है। बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए सारी चीजें। तो ये हमारे लेवल 1 क्वेश्चन यहाँ तक कवर हो गए हैं। अब आपसे पूछे कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है मेंस में, तो क्या आप नहीं लिख सकते कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? हाउ ह्यूमन कैपिटल helps in growth and development of a country. हिंदी के अंदर सुन लीजिए, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। कि मानव पूंजी निर्माण क्या है? मानव पूंजी निर्माण से वृद्धि और विकास में किस तरह से जो है मदद मिलती है, इस चीज़ को आपने लिखना है आंसर में। तो क्या आप नहीं लिख सकते? खुद से लिख के देखिए, लिख के आप मुझे, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर आप क्या कीजिए, इसको A4 साइज शीट पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर लिखिए, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है हिंदी के अंदर लिखिए। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, आपका नाम, बस और कुछ नहीं, सिर्फ अपना नाम लिखना है। यहाँ अपना नाम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में लिखिए। एप्लीकेशन पे आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उसमें मैसेज में आप लोग जो है फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो। तो फोटो क्लिक करके भेजना, पीडीएफ फाइल अटैच मत करना, क्योंकि पीडीएफ फाइल थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। फोटो डायरेक्ट उस पर क्लिक करते ही ओपन हो जाती है, तो फोटो पे आंसर आप लिख के भेज सकते हो। तो आपका आंसर चेक करके, रिव्यू करके, जो भी चेंजेस चाहते हैं उसमें करने चाहिए, या कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या कोई वर्डिंग की प्रॉब्लम है, तो वो सारी आपको बता दी जाएगी। आप आंसर भी साथ में लिख के अपने जो है चेक करवा सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमने आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से दिए हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो ये लेक्चर्स, तो फिर आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के, और लेक्चर का नाम भी इस लेक्चर से, या चैप्टर नंबर लिख के, चैप्टर का नाम, अपना नाम, और व्हाट्सएप पे आप जो अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं, तो आपका आंसर जो है रिव्यू किया जाएगा। हाँ, चैप्टर का नाम नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, तो फिर रिव्यू नहीं किया जाएगा आंसर। ये लेवल 2 है, थोड़ा सा एडवांस है ऊपर वालों से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन आर द अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई, स्वास्थ्य में निवेश, ऑन जॉब प्रशिक्षण, प्रवासन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के अन्य स्रोत हैं। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है हमारा। तो हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहला हमारा ठीक है। दूसरा देखिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्थी लेबर फोर्सेस। भाई, स्वास्थ्य व्यय एक स्वस्थ श्रम शक्ति की आपूर्ति को कम करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गलत है। कि भाई, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे तो क्या आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो दूसरा हमारा गलत है। तो जिसमें दो है उसको हम हटा देते हैं। ये लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ गया, सी। ये कौन सा मेथड है? ये होता है एलिमिनेशन मेथड। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने क्वेश्चन बैंक ले रखा है, उनको पता है कि 22,000 क्वेश्चन है उनके पास। वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही इकोनॉमी जो है, जितने चैप्टर हो जाते हैं चैप्टर वाइज, उसके अंदर भी क्वेश्चंस बहुत सारे दिए गए। ये क्वेश्चंस अलग हैं, जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है ये क्वेश्चंस अलग हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। तो क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस नहीं होते, ये अलग क्वेश्चन है। तो 22,000 क्वेश्चन है, तो बच्चे इसमें से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सर, एलिमिनेशन मेथड हर जगह काम आ जाता है। अगर कुछ चीज़ नहीं भी याद आ रही ना, तो अगर एलिमिनेशन मेथड पता लग गया तो हम कर देते हैं उसको। तो अच्छी चीज़ है, बच्चे कुछ ना कुछ सीख तो रहे हैं। सीखते जाओगे तो बढ़ते जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तीसरा भी ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। सॉरी, दो ऑप्शन ठीक है, पहला और तीसरा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल रियल इनकम। विकासशील देशों में मानव पूंजी वृद्धि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि की तुलना में तेज हो रही है, या तेज रही है। इसमें ये जो है पहला ऑप्शन ठीक है। भाई, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी तेज है जो ग्रोथ है। ए हायर इनकम बिल्ड्स ए लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भाई, अगर हायर इनकम है तो उससे जो है ह्यूमन कैपिटल का लोअर लेवल बिल्ड किया जाएगा? ऐसा नहीं होता। ए हायर इनकम बिल्ड्स ए लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
एक उच्च आय मानव पूंजी के निचले स्तर का निर्माण करती है। इसमें क्या है, राइट देखना है, ये गलत है। क्यों? अब अगर आपके पेरेंट्स की अच्छी इनकम है तो वो आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, अच्छा खाना देंगे। तो हायर इनकम लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैसे हो सकता है? तो ये गलत है। आप इस तरह से खुद के एग्जाम्पल बना के भी देख सकते हो। और इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें आप हाइपोथेटिकल सोच लीजिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या ऐसा हो सकता है क्या हमारे देश में? देखिए, अब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं। ये जो है इकोनॉमी है, एनसीईआरटी की किताब है, किताब से पढ़ रहे हैं। जिस दिन आप एग्जाम में बैठे होंगे उस दिन आपका जो एग्जाम होगा वो इस किताब का नहीं होगा। ये पहली चीज आप माइंड में बिठा लो। एग्जाम इस किताब का नहीं है। एग्जाम किस चीज का है? एग्जाम आपकी समझ का है। इकोनॉमी में आपकी समझ काम आएगी आपके लिए कि आपने क्या समझा है इस किताब से। आपने इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अपने अपने अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप की हैं, अंडरस्टैंडिंग आपने कितनी की है इससे, या डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने आपकी समझने की शक्ति क्षमता कितनी बेहतर हुई है, वही चीजें काम आएंगी। आप अपने एग्जाम्पल्स देख सकते हो, उस टाइम पे अपने माइंड में सोच सकते हो आपके आस पड़ोस गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे काम कर रही हैं, आप वो चीजें देख सकते हो। उससे भी आप अपना आंसर जो है फॉर्म कर सकते हो। और ये चीज़ तो है ही, अगर ये पढ़ के जा रहे हो, इससे रिवीजन करके जाओगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी समझ को बढ़ाएंगी। अगला क्वेश्चन, अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर विल बी ए ग्रोइंग डिमांड फॉर द ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट एज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री। तो भाई मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ये ठीक है। तो जैसे आप ह्यूमैनिटीज और आर्ट, अब आर्ट से आप कला से और कुछ मत कीजिए, आर्ट से इतना समझ लीजिए कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट खेलना एक कला है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तभी आप जो है क्रिकेट का मैच देखने स्टेडियम में जाएंगे। अगर पैसा ही नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं? तो अगर पैसा आएगा, जब विकसित हो रहा है देश, पैसा है देश वालों के पास, तभी ये आर्ट की डिमांड करेगा, तभी ये कला और मानविकी की डिमांड करेगा, तभी ह्यूमैनिटीज में जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो ये 1 एंड 3 इसका सही उत्तर है। राइट आंसर कौन सा हो गया? ए। और जब आप पेन और पेपर का जो होता है ना, ये मतलब ये डार्क करने होते हैं, तो बड़े ध्यान से किया करो। कई बार बच्चा मतलब इधर से देखता है कि दूसरा क्वेश्चन है, वहां पे तीसरे क्वेश्चन पे कर देता है। या फिर कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन आता नहीं है, दूसरा आता नहीं है, तीसरा आता है, तो भाई तीसरे को अटेम्प्ट करते हुए आप दूसरे में अटेम्प्ट कर देते हो। तो ऐसी गलती मत करना, ये सिली मिस्टेक्स छोटे बच्चों का काम होता है, ये आप मत करिए प्लीज। अगला प्रश्न देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने के साधन में रूप में मानती है। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है एजुकेशन और हेल्थ में इंक्रीमेंट से लेबर प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती है। बिल्कुल सही है ये। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी बिल्कुल ठीक है कि एजुकेशन और हेल्थ में मतलब इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा अगर कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई भी निवेश अनुत्पादक है यदि यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं करता। ये भी ठीक है यहाँ पर हमारा पॉइंट। ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के माध्यम से मानव कल्याण को बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये बात भी। तो हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पर ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, consider the following statements. Education and health care services create only social benefits. शिक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं केवल सामाजिक लाभ पैदा करती हैं। तो भाई शिक्षा और स्वास्थ्य से सिर्फ सामाजिक लाभ पैदा होते हैं, आर्थिक लाभ पैदा नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। तो सिर्फ सामाजिक, मैंने क्या कहा था कि ये ओनली शब्द, इसको ध्यान में रखना। तो ये गलत है। अब जिसमें एक है वो तो हटा ही दो, पहले पता लग जाएगा दूसरे स्टेटमेंट पढ़नी है कि नहीं। लो जी, एक हटा दिया, ये गलत है। हमने क्या करना है, करेक्ट ढूंढना है। पहला गलत होगा, बाकी तो बिना पढ़े आप लोग जो है आंसर टिक करके आ जाओगे कि दूसरे दो ठीक है। द मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट यूनियन एंड स्टेट लेवल फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशन विच कम अंडर द एजुकेशन सेक्टर। बिल्कुल ठीक है ये हमारा ऑप्शन। अगला देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फैसिलिटेट्स
इंस्टीट्यूशन विच कम अंडर द हेल्थ सेक्टर। तो ये भी यहाँ पर ठीक है हमारा, तो राइट आंसर हो गया सी। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कंसिडर द फॉलोइंग, द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ total government expenditure express how much people incomes is being committed to the development of education in the country। कुल सरकारी व्यय का शिक्षा शिक्षा व्यय का प्रतिशत बताता है कि देश में शिक्षा के विकास के लिए लोगों की आय का कितना हिस्सा प्रतिबद्ध है। तो भाई कुल सरकारी व्यय का नहीं, कुल जीडीपी का होता है, तो यहाँ पर गलत है। The percentage of education expenditure of GDP indicates the importance of the education in scheme of things before the government। सकल घरेलू उत्पाद के शिक्षा व्यय का प्रतिशत सरकार के सामने चीजों की योजना में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। तो भाई ये चीजों की योजना क्या डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत है। आप एक बार जाकर क्या करना, इस लेक्चर के बाद इसकी जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी अगर किसी चीज में अभी डाउट हो गया है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने पूरी थ्योरी ध्यान से नहीं पढ़ी होती तो कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट इसमें से कोई नहीं है। राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted right of children to free and compulsory education act to make free education as a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14 years। 2009 में भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया था। बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन, ये पहला जो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन ए कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट एंड यूथ लिटरेसी लेवल। तो भाई किसी देश में शैक्षणिक उपलब्धियों को व्यस्त साक्षरता दर की जो अडल्ट लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, प्राथमिक शिक्षा पूर्णतया दर की जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन है कितने लोगों ने की है, और युवा साक्षरता दर जो कि यूथ लिटरेसी रेट है, इन सब से क्या करते हैं इंगित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो दूसरा भी यहाँ पर हमारा ठीक है। तो इसमें से करेक्ट पूछे गए हैं तो दोनों ही करेक्ट है। अगर कोई पूछता आपसे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी। अब आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, स्पष्टीकरण के साथ उत्तर दिए गए हैं। जितने आपको क्वेश्चंस मैंने ऊपर करवाए हैं उन सबके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये क्वेश्चन क्यों सही है, क्यों गलत है, पहली स्टेटमेंट क्यों सही है, पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है। एक एक चीज यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो आप एक बार जाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेना, और अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो आप इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, समझ आया अच्छे से। अब क्या करना है, आपका काम कितना है, बस अब आपके 14 चैप्टर हो चुके हैं, 14th चैप्टर हो चुके, 14 चैप्टर हो गए हैं, तो अब जाकर रिवीजन स्टार्ट कर दो। क्योंकि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाली चीजों का काम बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आज बताया कि ह्यूमन कैपिटल, आज के चैप्टर का क्या नाम था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि ह्यूमन कैपिटल क्या है तो उसकी फॉर्मेशन कैसे कर सकता है। ये ह्यूमन कैपिटल जो है ये दूसरे चैप्टर में भी करवाया गया था, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। तो इस तरह से पीछे वाली चीजों का आगे काम बढ़ने वाला है। आगे काफी लिंकेज तभी बनेंगे, लिंक तभी बन पाएंगे जब आप जो है पीछे वाली चीजों को रिवाइज करोगे। तो मैं आगे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी भी है कि आप पीछे वाली चीजों को रिवाइज करते रहिए ताकि आपको आगे वाली चीजें अच्छे से समझ आए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और भाई अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम जो है प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज। और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए हैं, पेड स्टडी मटेरियल अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो ले सकता है, स्पेशल नोट्स चाहिए हो तो वो भी ले सकते हो, और आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछना हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर एप्लीकेशन पे आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज। धन्यवाद।